गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम समास के भेदों में अगला समास करेंगे। कल हमने 2 समास पढ़ लिए थे। आज हम करेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। दोनों पदों में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। दोनों पद उपमेय उपमान के संबंध को दर्शाते हैं। तो अब इसमें समस्त पद देखिए और विग्रह देखिए। विग्रह है नीला है जो कमल। विशेषण विशेष्य के अनुसार कमल को नीला बताया है, तो इसलिए अब इसका समस्त पद बनेगा नील कमल। अगला है महान है जो राजा, और समस्त पद बनेगा महाराजा। उसके बाद नीली है जो गाय, नील गाय। अब देखिए यहाँ पर उपमान और उपमेय का जो आपको बताया है, कमल के समान चरण, अर्थात चरण क्या है, साधारण सभी के होते हैं, लेकिन यहाँ पर कमल के समान चरणों को अर्थात पैरों को बताया गया है। तो यहाँ उपमेय उपमान का संबंध हो जाता है और समस्त पद बनेगा चरण कमल। अगला है कमल के समान नयन। नयन अर्थात प्रकार आपका ये कर्मधारय समास हो जाता है। आप इसकी परिभाषा लिखेंगे और कोई भी 2 उदाहरण लिखेंगे। अगला समास है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास की जो एक विशेष बात है वो यह है कि इसका पहला पद संख्यावाची होता है, अर्थात कोई भी संख्या होगी, और पूरा पद जो है उसके समूह का बोध करवाता है, वहाँ द्विगु समास होता है। और मैंने उस दिन भी बताया था आपको, यह जो 6 आपको समास के भेद बताए गए, इसमें से 2 कर्मधारय के भेद होते हैं, जो कि यहाँ देखिए परिभाषा के साथ आपको बताया जा रहा है कि यह कर्मधारय समास का ही एक भेद है। अब संख्यावाची कैसे होता है वो देखिए आप। यहाँ पर देखिए विग्रह में लिखा हुआ है 9 ग्रहों का समूह। 9 संख्या होती है और समस्त पद बनेगा नवग्रह। इसी प्रकार अगला देखिए 3 लोकों का समूह। 3 यहाँ पर संख्यावाची है और सामासिक पद बना त्रिलोक। तीसरा है आपका 5 मुख वाला, 5 यहाँ पर संख्या है और समस्त पद बना पंचानन। अगला है 4 मुख वाला, 4 संख्या है और समस्त पद बना चतुरानन। तो इस प्रकार इसकी यही एक विशेष पहचान है, संख्यावाची और किसी में भी नहीं होता है, केवल द्विगु समास में ही पहला पद संख्यावाची होता है। अब अगला समास देखिए बहुव्रीहि समास। हालांकि ये समास सबसे विशेष होता है अन्य समास की तुलना में। इसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं, एक तीसरा पद जो है इसमें प्रधान होता है, यही एक इसकी विशेष बात है। अर्थात जो इसका विग्रह होता है उसके साथ उस तीसरे पद की प्रधानता जुड़ी हुई होती है और जो इसका नाम होता है वो वैसे ही प्रसिद्ध होता है। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा के अनुसार इस समास में दोनों सामासिक पद अप्रधान होते हैं, अर्थात प्रधान नहीं पद प्रधान होता है। और इस समास में शब्दार्थ के स्थान पर सांकेतिक अर्थ की प्रधानता रहती है। वो कैसे रहती है मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर देखिए विग्रह है आपका 10 हैं आनंद, जिसकी आनंद अर्थात मुख, और 10 यहाँ पर संख्या के लिए आपको बताया जा रहा है। लेकिन इस विग्रह के साथ जो नाम आएगा आपका वो आएगा दशानन, अर्थात रावण। रावण के 10 मुख होते हैं। तो यहाँ पर जब इसका आप विग्रह करेंगे तो इसमें नया जो तीसरा पद आता है वो आता है रावण, जिसके लिए यहाँ कहा गया है। तीसरा है 3 है नेत्र जिसके लिए सदा से ही शिव प्रसिद्ध रहे हैं। तो और उनका एक और नाम होता है त्रिनेत्र। अगला है देखिए पीले हैं अंबर, अर्थात वस्त्र जिसके, तो इसके लिए विष्णु को पीताम्बरधारी बोला जाता है। तो तीसरा पद इसका आएगा विष्णु। तो आपको ये ब्रैकेट में नाम लिखकर बताना पड़ेगा कि तीसरा पद किसके लिए यहाँ बताया गया है। उसके बाद है चंद्र है शिखर पर जिसके, चंद्रशेखर अर्थात शिव के लिए आता है, चंद्रशेखर उनको ही कहा जाता है। यदि महादेव आ जाए तो आता है महा है जो देव, तो महादेव बन जाते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार आपके बहुव्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होता है। अब है आपका द्वंद्व समास। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। सबसे साधारण और सबसे सरल समास यही होता है, क्योंकि आपको इसमें कोई विशेषण विशेष्य उपमान उपमेय या तीसरे पद की प्रधानता न होते हुए दोनों ही पद प्रधान होते हैं। और इसमें जो है विग्रह करते समय है
और या अथवा आदि शब्दों को ही लगाया जाता है और योजक चिन्ह से इसको दिखाया जाता है। तो देखिए विग्रह है राधा और कृष्ण और आ गया, और जब आप इसका समस्त पद बनाएंगे तो राधा कृष्ण योजक चिन्ह के साथ। और भी बताया था आपको, और या शब्द अथवा आ जाते हैं तो यहाँ देखिए पाप या पुण्य आ गया है, और अगला है आपका रात और दिन। तो इस प्रकार यहाँ पर आपके इस द्वंद्व समास में इनको ही ऐसे लिखकर दर्शाया जाता है और समस्त पद बनाते समय और या और अथवा को हटा दिया जाता है। तो इस प्रकार आपके ये लिखित कार्य के रूप में आज सभी समास जो है इनकी परिभाषा लिखेंगे और सभी के दो दो उदाहरण लिखेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।